गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 2 का जो हमने मौर्य बात करेंगे वहाँ की शासन व्यवस्था। वे काल की शासन व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन। मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासनिक प्रणाली थी। शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, स्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख था। लेखा से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रखती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा का परिषद मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव आमत्यों में खुदा परीक्षण के बाद होता था। अर्थशास्त्र में मंत्री शब्द का भी उल्लेख है। इनमें से कुछ मंत्री महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। मंत्री में संभवतः प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, निदाता एवं युवराज। यह अत्यधिक तुरंत कार्यों पर राजा की सलाह देती थी। समझेंगे बच्चों क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली जो वर्तमान में भी है उस समय थी, लेकिन अंतर इतना है कि उस समय प्रशासन का बच्चों केंद्र बिंदु राजा ही होता था, अर्थात सर्वोच्च शक्ति उसके पास होती थी। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसको आप 11th में भी पढ़कर आए हैं सिविक्स में, जो हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है और न्यायपालिका। कानून बनाने का कार्य कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका के रक्षक के रूप, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिका से पता चलता है कि राजा सर्वोपरि होता था, शासन का केंद्र बिंदु होता था। उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि चारों तरफ से उसको अंगरक्षिकाएं भी घेरे रखती थी। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राजा की एक मंत्री परिषद होती थी, जैसे अभी भी प्रधानमंत्री के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, एक प्रांतीय मंत्री और एक जिले की व्यवस्था उसकी थी। वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन राज्य स्तर पर भी प्रत्येक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है उसमें सदस्यों का चुनाव होता था, जिसमें से प्रमुख थे बच्चों प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज आदि बहुत सारे विभाग बनाए गए जो सम्राट के कार्यों में सहयोग देते थे। इसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सम्राट, ये जो नाम आए हैं बच्चों, जैसे प्रधानमंत्री है वह धर्म से संबंधित कार्यों को देखता था। समाहर्ता होता था, वह राजस्व से संबंधित कार्यों को देखता था। सन्निधाता था, वह राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति था, उसके पास युद्ध विभाग था, दिया गया है सब कुछ। युवराज है, वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा या फौजदारी या कंटक या न्यायाधीश होता था, न्यायालय का। नायक होता था बच्चों, यह सेना का संचालन करता था और नेतृत्व करता था, यानी कि उसको क्रमांतिक होता था, जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक, यह देवानी यानी कि धर्मस्थ न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपालक, दंडपालक का कार्य था बच्चों, यह सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान होता था। अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, अर्थात जो सीमाओं के आसपास दुर्ग बने होते थे उनकी रक्षा होता था। दुर्गपाल होता था, जो देश के अंदर बने हुए दुर्गों की रक्षा देखभाल का कार्य करता था। नगर का प्रमुख अधिकारी होता था नागरक। के बाद शास्ता, राजकीय या कागजातों का लिपिबद्ध करने का अधिकारी होता था। जैसे केंद्रीय व्यवस्था थी बच्चों, ठीक उसी प्रकार जो है प्रांत की व्यवस्था होती थी, जैसे वर्तमान में भी केंद्र प्रांतों में बटा था, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किया गया था।
केंद्रीय व्यवस्था थी, ठीक उसी प्रकार राज्य के लिए भी व्यवस्था होती थी। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी जो है उसके द्वारा बच्चों कराया जाता था। अधिकारी राजवंश के होते थे, अर्थात जो राजा होते थे उनके ही सगे संबंधी उसके अधिकारी जो है वो बनाए जाते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन की तरह प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था भी थी और एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का केंद्र बिंदु, ये केंद्र से उसका सीधा संबंध होता था, जैसे वर्तमान में भी होता है, राज्यों का संबंध केंद्र से होता है, ठीक उसी प्रकार उस समय भी होता था। उस समय 5 प्रमुख प्रांत थे मौर्य काल में। उत्तरापथ तो राजधानी तक्षशिला थी बच्चों, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, प्रासी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग जिसकी राजधानी बच्चों तोसली थी। आगे सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त एवं अशोक के समय शासक यहाँ का शासक था। सौराष्ट्र का शासक कौन था? पुष्यमित्र चंद्रगुप्त के समय में, और तुष्फक अशोक के समय में सौराष्ट्र का शासक था। वो प्रांत था लेकिन उसको प्रांत को अर्ध दर्जा दिया गया था, पूर्ण प्रांत नहीं था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे, राज्य। इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन किया जाता था, जिन पर महामात्य नामक अधिकारी तैनात होते थे। मंडलों के अधिकारियों के नाम प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वो ने पढ़ा केंद्र व्यवस्था कैसी थी, राज्य की व्यवस्था कैसी थी। अब नगर की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, नगरों की व्यवस्था कैसी थी। महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र में नगर के प्रशासन का वर्णन किया गया है। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। जैसे वर्तमान में अधिकारी होता है, उस समय एक अधिकारी होता था जिले। यही सड़क निर्माण का कार्य का भी अधिकारी होता था। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा किया जाता था। कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे जो निम्न प्रकार से थे। नंबर 1 शिल्प कला समिति। इसका बच्चों प्रमुख कार्य क्या था? शिल्प कला समिति का प्रमुख कार्य था सड़कों एवं भवनों का निर्माण कराना, इसके अलावा नगर की सफाई की व्यवस्था कराना। जैसे वर्तमान में सड़कों का कार्य कौन कराता है? PWD। और जो नगर निगम है वो आपके नगरों की जो क्षेत्र है, जो वार्ड है, उनकी सफाई की जिम्मेदारी रखता है। विदेश समिति दूसरी समिति, इसका मुख्य कार्य विदेशियों के खाने, रहने खाने तथा दवा और मृत्यु हो जाने पर उनकी परंपरा के अनुसार उनके समाधान की व्यवस्था करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य तथा विदेश समिति का। अर्थात जो विदेशी हमारे यहाँ पर आए उनके खाने की व्यवस्था करना, उनकी दवा की व्यवस्था करना, यदि किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार, के धर्म के अनुसार उनके समाधान का है अंतिम संस्कार किया। जनसंख्या समिति का कार्य था जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर रखना, तो वर्तमान में भी है कि जो नया जन्म किसी के परिवार में हुआ है तो उसका नामांकन किया जाए, जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी रजिस्टर्ड कर। अब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उद्योग व्यापार समिति, इसका मुख्य कार्य उद्योगों एवं व्यापार को नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण, वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करना आदि था। उद्योग व्यापार समिति थी, इसका कार्य था उद्योग एवं व्यापार, वस्तुओं के मूल्य पर निर्धारण करना, इसका महत्वपूर्ण कार्य था। वस्तु निरीक्षण प्रणाली, यह समिति बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की मिलावट पर रोक लगा। वर्तमान में भी होता है बच्चों ऐसा।
समय समय पर आप देखते हैं विशेष रूप से त्यौहार के समय बस जो आपकी खाद्य सामग्री है उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं भाई इसमें क्या क्या आपने मिलाया तो नहीं है, कुछ मिलावट तो नहीं की गई है। सैंपल ले जाते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए। फिर कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट मिलती है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाती है। कर निरीक्षक समिति, इसका कार्य प्रत्येक विभाग में प्राप्त कार्य के विवरण रखना तथा करों की चोरी को रोकना था, तथा करों को चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। कोई टैक्स चोरी करता था, टैक्स की नहीं चुकाता था तो एक कठोर सजा थी, यहाँ तक कि उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता। आगे है न्याय का प्रशासन। न्याय प्रशासन क्या था, कैसा था, उसके बारे में जानें। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था। हर गांव में एक न्यायालय होता था। से ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर, ग्रामिक छोटे स्तर का न्यायालय, ये गांव के स्तर का न्यायालय होता था जिसको सबसे छोटा न्यायालय कहा जाता था। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रह न्यायालय, आवाटिक न्यायालय, दोनों न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय तथा पुत्र केंद्रीय न्यायालय होता है। ये विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था उस समय की गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था बच्चों उस समय सबसे उच्च न्यायालय राजा का ही न्यायालय होता था। राजा वो राजा ये सबसे बड़ा न्यायालय होता था। जैसे वर्तमान में कौन सा न्यायालय सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट, इसी प्रकार राजा का न्यायालय उस समय। ग्राम न्यायालय में राजा के न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालय दो प्रकार के थे। नंबर 1 दीवानी न्यायालय या मस्ती न्यायालय। इन दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था में न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था, अर्थात धर्म से संबंधित मामले किए जाते थे। दीवानी मामले वैसे बच्चों वर्तमान में हम बात करें तो भूमि जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय होते हैं। तो अभी जाता है दादा ले पोता बनते, अब दादा से शुरू हुआ तो पोते तक वो लड़ाई चलती रही, अर्थात वो लड़ाई जो है विवाद जो था वो चलता रहता और लंबे समय में जाकर उसका कुछ निर्णय निकल कर। कंटक या फौजदारी न्यायालय क्या है, व्यक्ति एवं राज्य के बीच के विवादों को निपटाने का कार्य इन न्यायालयों में होता था, जिन्हें कंटक या फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं। लड़ाई झगड़ों से संबंधित जो विवाद होते हैं बच्चों को कहाँ जाते हैं, फौजदारी न्यायालय में। अशोक के समय में जनपद का मुख्य न्यायाधीश राज्य एवं नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अर्थशास्त्र के विवाद के निर्णय में कानून ने 4 अंगों का वर्णन किया है, जिसे चतुष्पद कानून कहा गया है। कौन से, धर्म, यह सार्वभौमिक कानून है। व्यवहार, पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देना। चरित्र, गांव के अपने रीति रिवाज या परंपरा को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना। ये होता है राज शासन या राजाज्ञा, राजा द्वारा बनाया गया कानून। यह अन्य तीनों कानूनों से ऊपर होता था, यानी सर्वोपरि होता था, जैसे अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। मौर्य काल में कठोर दंड व्यवस्था थी। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास तथा जुर्माना देना जैसे दंड प्रचलित। कैसी सजा दी जाती थी, मृत्युदंड, अंग विच्छेद अर्थात अंग भंग कर देना, कारावास देना, ये सब उस समय दंड के ही रूप थे। इस संबंध में रोमिला ठाकुर ने भी कहा है, अशोक ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए धर्म की कल्पना तथा इसका प्रयास किया। इसका उद्देश्य छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटे साम्राज्य के विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना था। यह तलवार की अपेक्षा अधिक सशक्त विकल्प। अशोक ने अपने साम्राज्य में अपने नागरिकों को एक साथ जोड़ने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तो विभिन्न इकाइयों में बांटा हुआ था, लेकिन उसका प्रयास था कि सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर रहे हैं, जिससे नगर है हमारा अधिक सारे सुरक्षित है। अंतिम इस पॉइंट मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था।
19वीं सदी के इतिहासकारों की दृष्टि में मौर्य काल का अत्यंत महत्व। वे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य से बहुत प्रभावित हुए। कला और स्थापत्य काल का युग भी है मौर्यकालीन। अशोक के अभिलेखों में जनता और प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण को उन्होंने विनम्रता एवं उत्तरदायित्व का प्रमाण माना। उन्होंने यह माना कि मौर्यों को अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति अपना महिमंडन नहीं करना, वरन जनता की भलाई ही का मुख्य उद्देश्य था। वे अशोक से बहुत प्रभावित हुए। अशोक के अभिलेख से प्रजावत्सल राजा सिद्ध करने हेतु पर्याप्त थे। ने केवल देवनाम प्रियम रस्सी का साधारण उपाधि धारण की, जो पूर्ववर्ती शासकों की तुलना करने में उसकी विनम्रता की द्योतक है। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। अर्थात यहाँ पर जो मौर्यकालीन शासक थे, शासकों में अशोक का स्थान सर्वोपरि है बच्चों, महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसकी हमें जानकारी विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त होती है। वह अहिंसा का पुजारी बन गया बाद में, कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह से। बाद में उसने बौद्ध धर्म कर लिया। जनता की भलाई के लिए उसने अनेकों कार्य किए। वह हमेशा जनता की सुख दुख में तत्पर रहता था। बच्चों, हमने पढ़ा आज मौर्य वंश में हमने प्रतापी शासक का अध्ययन। आज का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आगे लाइन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।